जी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य बाबा में। तो मैं आप लोगों को आज कक्षा 10 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद। तो मैं अपना चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए, और यहाँ पर देखिए कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अब देखिए कि मानव का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संसाधन को समाज में न्याय संगत बंटवारा करना आवश्यक है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं अपने गांव में और घर में कि जब दो भाई रहते हैं तो उन लोगों के बीच अगर कोई सामान का बंटवारा अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो वहाँ पर शांति नहीं रहती है, वहाँ पर अशांति ही अशांति रहती है। तो उसी प्रकार से यह भी है कि जब तक मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के संसाधन, जितने भी संसाधन हैं, जमीन हुआ, घोड़ा गाड़ी, जितने भी तमाम प्रकार की चीज़ें, उसको समाज में समान रूप से बांटना चाहिए। जैसे अमीर और गरीब में समान रूप से बंटना चाहिए, तभी होगा। ये नहीं कि अमीर के पास अधिक है और गरीब के पास कम है, तो ये न्याय संगत बंटवारा नहीं हुआ। अब आगे देखिए, यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब देखिए कि यदि इस चीज़ का उपयोग केवल कुछ ही लोग करते हैं तो हमारी पृथ्वी जो है वह उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि एक लोग करेंगे जब उसका यूज, तो उसका मतलब ये जान ही नहीं पाएंगे कि उसके बारे में, कि उसको बचाना भी है, कि उसको क्या करना है, और पृथ्वी का भविष्य इसे खतरे में पड़ सकता है। उसको एकदम लालच ही लालच रहेगा और वह पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये तो बात हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब देखिए, इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, मतलब हर प्रकार के जीवन का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना, यानी किस संसाधन को किस प्रकार से चलाना है उसकी एक योजना बनाना है। कि जैसे घर में, किसी घर में कितना आटा, कितना चावल, कितना दाल चाहिए, हम लोग उसका योजना बनाते हैं और उसके तहत हमारा घर चलता है। उसी प्रकार से एक देश में, एक पृथ्वी पर किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी संसाधन के उपयोग को करने के लिए उसका एक योजना बनाना चाहिए। नहीं तो वह संसाधन मालूम चलेगा कि एक ही संसाधन पूरी तरह से कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और कुछ ऐसा संसाधन बच जाएगा जो बहुत मात्रा में रहेगा और वह किसी दूसरे संसाधन के बिना वह बेकार हो जाएगा। इसीलिए संसाधनों के उपयोग की एक योजना बनाना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत अस्तित्व क्या है? सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि सतत पोषणीय विकास। हम लोग सतत पोषणीय विकास के बारे में समझें। ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम लोग जिस भी संसाधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, हम लोग संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग संसाधन का उपयोग करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधनों को बचा कर रखना ज़रूरी है। अगर हम बचा कर नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस संसाधन के बारे में कुछ नहीं जान पाएगी और उस संसाधन का उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें संसाधन का उपयोग अन्य पीढ़ियों के लिए बचा कर
रखना पड़ेगा कि जिससे कि अन्य पीढ़ी हमारे उपयोग कर सके। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं अपना अगले स्लाइड पर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने, मतलब सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन हो उसमें एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, यानी भूमंडल पर, यानी भूमि के जो मंडल है, वायुमंडल, जितने भी मंडल, उसमें जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल इंग्लिश में, पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब आप लोग ये कन्फ्यूजन में होंगे कि 21वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, कि 21वीं शताब्दी चल रहा है जबकि अभी तो 2020 चल रहा है। तो देखिए, इसमें यह होता है कि जैसे जब 2000 से लेकर, मतलब 2001 से लेकर और 2100 ईस्वी तक कौन सा शताब्दी रहता है, 21वीं शताब्दी। लेकिन 2000 से लेकर और 2050 तक उसको बोला जाता है कि 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। लेकिन 2050 के बाद, यानी 2051 से 2100 तक उसको बोला जाता है 21वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आप लोग समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि 1999 चल रहा है, तो क्या हो गया, यह 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो गया। समझ गए। जिससे आप कंफ्यूजन मत होइए कि 21वीं शताब्दी के मतलब कि 2100 के बाद की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें 21वीं शताब्दी का मतलब यही हुआ कि 2000 के बाद से 2100 ईस्वी तक की इसमें बात है, और इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ आप लोग देखिए, जो एजेंडा 21 है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न उठाता है, तो यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एजेंडा 21 को। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हम यहाँ पर देखेंगे कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, जो हम अपने अगले पीढ़ी के लिए जो हम लोगों को बचा कर रखना था, उसकी बात यहाँ पर हो रहा है। मतलब भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आप एक शब्द में याद कर सकते हैं कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी अपने अपने क्षेत्र, अपने देश के बारे में एक एजेंडा तैयार करे, और उसके आधार पर एक विश्व स्तर पर एक एजेंडा तैयार किया जाएगा और उसको चलाया जाएगा। इस प्रकार से ये किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग संसाधन नियोजन को देख लीजिए। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। देखिए, किसी भी संसाधन को किसी चीज में नियोजित करना, जैसे हमारे पास पेट्रोल तो हम डायरेक्ट ज़मीन से निकला, उसका उपयोग तो हम नहीं कर सकते हैं। उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए, पेट्रोल के कच्चे पदार्थों को हमारे पास मशीन चाहिए या यंत्र चाहिए, तब तो हम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार किसी भी संसाधन को नियोजित करने के लिए, लगाने के लिए, उसका सही उपयोग करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का आवश्यक होना जरूरी है। इसीलिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में, जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, भारत जैसे देश में क्या है,
संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह की, देखिए हमारे यहाँ क्या है, मतलब एक प्रकार के संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन दूसरे तरह के संसाधनों की हमारे पास क्या है, संसाधनों की हमारे पास कमी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया कि संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो जिनके पास संसाधन है और कुछ और ऐसे भी प्रदेश हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और किसी दूसरे पर निर्भर है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, जैसे आपको अभी बताया। उदाहरण के तौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। यहाँ पर देखिए कि झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहुत काफ़ी मात्रा में वहाँ पर कोयला और अन्य चीज़ें पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर इन जगहों के हम विकास की बात करें तो विकास जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, अधिकता है, फिर भी वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में विकास होना चाहिए जितना विकास नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं यह सरकार की ही कमी दिखती कि आखिर वहाँ पर विकास क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ के राज्य सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर विकास से वह क्यों पीछे रह गया। अब लोग बात करें कि वो सब आदिवासी एरिया है इसीलिए वो विकास नहीं होना चाहते, ऐसा कोई बात नहीं है, हर कोई विकास होना चाहता है। और देखिए आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर आप जाकर घूम कर भी आप जाकर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर जितना विकास होना चाहिए मुंबई की तरह, दिल्ली की तरह, तो वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। राजस्थान में क्या है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत अधिक मात्रा है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। राजस्थान में क्या है, जल संसाधन की कमी है। वहाँ पर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा काफ़ी मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर जल संसाधनों की कमी है। उसी तरह देखिए लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। अन्य भागों से कहाँ पड़ता है, अलग थलग पड़ता है। और लद्दाख में बहुत काफ़ी ठंडी रहती है, वहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा जो तापमान है -डिग्री में चला जाता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। जो यहाँ पर हम लद्दाख की बात करें तो यह सांस्कृतिक विरासत का धनी है। वहाँ का संस्कृति बहुत ही अलग है, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से आने का मन नहीं करता है। इसीलिए ऐसे ही जम्मू कश्मीर को हम लोग पृथ्वी का स्वर्ग हम लोग नहीं कह देते हैं, ये जम्मू कश्मीर वास्तव में ये स्वर्ग है ही। परंतु यह जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित, प्रांतीय स्तर, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। यानी प्रांतीय स्तर पर, प्रांत मतलब कि आप क्या समझते हैं, प्रांत मतलब एक जैसे प्रजा हो गया, प्रांतीय मतलब एक राज्य हो गया, और प्रादेशिक एक प्रदेश हो गया, और स्थानीय यानी छोटे छोटे जो गांव हो गए, टापू हो गए, ये सब स्थानीय स्तर पर हो गया। ये संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, यानी छोटे छोटे देशों यानी जो मतलब छोटे छोटे ये राज्यों हो गए, छोटे छोटे जिलों और गांवों से लेकर बड़े बड़े राज्यों तक ये सब संसाधनों की नियोजन की आवश्यकता हमारे जरूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए यह सब बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रियाकलाप एक दिया गया है कि अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करिए और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है
उनकी पहचान करें। तो आप जिस भी राज्य के हैं वहाँ पर देखिए कि हमारे राज्य में कौन सा संसाधन पाया जाता है और हमारे राज्य में किस संसाधन की कमी है। तो मान लीजिए हमारा राज्य कोई उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में हमारा देखिए कि हमारे राज्य में पेट्रोल की कमी है, लेकिन हमारे राज्य में पत्थर, मिर्ज़ापुर साइड जब हम जाते हैं, चुनार साइड, तो वहाँ पर हमें पत्थर काफ़ी मात्रा में अच्छा खासा मिल जाता है। तो वहाँ पर हमें चूना पत्थर मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कोयले की कमी है, तांबे की कमी है, बॉक्साइट की कमी है। ये सब अन्य और सारी चीज़ें हैं जिसकी हमारे राज्य में कमी है उत्तर प्रदेश में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर और शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ, जिससे कि आप लोग अपने घर बैठे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद। तो आप लोग एकलव्य बाबा को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।